आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार अपने 5 साथियों के साथ इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं और यहां अपना इस्तीफा सौंपकर नई सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा। बिहार की इस जीत ने देश भर में मैसेज दे दिया है कि एनडीए का विजय रथ रुकने वाला नहीं है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार के बाद ये कारवां बंगाल, असम होते हुए उत्तर प्रदेश तक जाना है। यूपी के डिप्टी सीएम और बिहार में पर्यवेक्षक बनकर आए केशव प्रसाद मौर्य ने तो ऐलानिया तौर पर कह दिया कि अब बारी उत्तर प्रदेश की है। एक तरफ जहां बीजेपी और एनडीए दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में इस विजय रथ ने खलबली मचा दी है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र और मुंबई के बीएमसी चुनाव में कांग्रेस से तौबा कर ली, तो अबू आजमी ने साफ कह दिया कि कांग्रेस अपने घमंड की वजह से डूब चुकी है, वहां लीडरशिप का अभाव है। तो यूपी में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने अखिलेश यादव को इंडी गुट के नेतृत्व करने की वकालत कर दी। इन सब के बीच राहुल गांधी अपनी ही धुन में खोए हैं। बिहार में पूरी तरह से फेल हो चुके एसआईआर के मुद्दे से ही चिपके हुए हैं। अब रामलीला मैदान में सभा की तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरफ एनडीए का कुनबा मजबूत होता जा रहा है, बैक टू बैक जीत मिल रही है। बिहार जीतते ही बंगाल और यूपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ लग रहा है। ऐसा लगने लगा है कि न राहुल तेजस्वी से हुआ, न अखिलेश से हो पाएगा। सवाल है कि क्या मोदी योगी को हराना विपक्ष के लिए असंभव हो रहा है। सवाल है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के बाद बंगाल, असम और यूपी में क्या रिकॉर्ड बनेगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आपको सुनवाते हैं कैसे बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद मिशन यूपी का ऐलान हो गया है और कैसे यूपी में इंडिया ब्लॉक में सपा कांग्रेस में टकराव बढ़ गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। अखिलेश यादव की पार्टी से कुछ नेता कह रहे हैं कि अखिलेश जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। पहले यूपी लीड कर ले भाई, पहले यूपी लीड कर लेना। अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर ले। मतलब राहुल जी सक्षम है? राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। बंगाल जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, आसाम भी जीतेंगे और स्टालिन का भी सिंहासन हिलेगा इस बार। बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता ऐलानिया तौर पर अगले परिणामों को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के नेता आपस में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर, नवल शर्मा, प्रवक्ता जेडीयू, उत्पल वल्लभ, प्रवक्ता आरजेडी, सैयद असीम वकार, प्रवक्ता एआईएमआईएम और आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आप लोग इतना क्यों लड़ते हैं? आप लोग लड़ते रह जाइएगा और इनका विजय रथ ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद प्राची जी। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है प्राची जी, और ये समझ का फेर है। चुनाव अभी बिहार का संपन्न हुआ है, अभी उसके बाद असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लगभग 1 साल के बाद में है। और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के अपने सभी घटक दलों के साथ में समन्वय बना के 2027 का इलेक्शन लड़ेगी। और हमको पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से 2022 से समाजवादी पार्टी का बढ़ता हुआ क्रम 2024 में गया है, 2027 में वो अपने घटक दलों के साथ में हम 27 से वापसी करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। विपक्षियों का काम है या दूसरी पार्टी एनडीए का काम है कि इंडिया अलायंस के बीच में लड़ाई देखे, लेकिन हमारा काम है उस छोटी मोटी चीजों को आगे बढ़ा के हम आगे इलेक्शन लड़ेंगे और हम जीत के आएंगे। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, तो आप ही दिखा दीजिए और आप ही समझा दीजिए। मैं तो आपके नेताओं के कुछ बयान पढ़ रही थी। इमरान मसूद साहब से जब पूछा गया कि अखिलेश यादव की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी को इंडिया ब्लॉक लीड करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं भाई पहले यूपी देख लें। अबू आजमी कह रहे हैं कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी हो गई है। और रविदास मेहरोत्रा जी को तो आपने सुना होगा, आप ही की पार्टी के नेता हैं, वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं भाई हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, अखिलेश यादव को अब इंडिया ब्लॉक को लीड करना चाहिए। अब इसे झगड़े के तौर पर ना देखूं तो कैसे देखूं, बताइए। नहीं देखिए प्राची जी, हर पार्टी का नेता जो है वो अपने लीडर को आगे बढ़ना चाहता है और ये स्वाभाविक भी है। मुझे याद है कि इससे ज़्यादा परेशानी तो यहाँ पर अभी जेडीयू में सरकार बनने के बाद आ रही थी। सुनने में आया कि 17 तारीख को नीतीश कुमार जी गवर्नर से मिलने गए इस्तीफा देने, और इस्तीफा जेब में ही रख के वापस चले आए। उन्होंने कहा कि पहले एनडीए का हिसाब हो जाए, पहले नेता चुन लिया जाए, फिर जब 20 को शपथ होगी तो 19 को देंगे। तो इस तरीके की बातें होती हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि
सबको अपने अपने ब्लॉक में देखना चाहिए। फिलहाल इंडिया अलायंस में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं तो देख रही हूँ इंडिया आशुतोष अलायंस जी, में मैं तो देख रही हूँ, और आप जो कह रहे हैं मैं तो उस पर विश्वास भी करना चाह रही हूँ। अभी अभी राजभवन की तस्वीरें देखी हैं मैंने, आप कहें तो मैं आपको दिखा देती हूँ। नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के साथ 5 साथी हैं उनके, वो पूरा जो घटक दल है, पूरा जो एनडीए है, आप देख रहे हैं गले मिलते हुए तस्वीरें, एक दूसरे की तारीफ करते हुए गाड़ी में बैठे नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर, तो तमाम साथी पीछे से बैकिंग कर रहे हैं। अब मैं इसे झगड़ा मानूं या जो इमरान मसूद कह रहे हैं, अबू आजमी कह रहे हैं, रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, मैं उसे झगड़ा मानूं? नहीं, 17 तारीख को गवर्नर से मीटिंग का मतलब क्या था? 17 तारीख को ये क्यों बात आई और आपके मीडिया के माध्यम से आई कि नीतीश कुमार जी जाके इस्तीफा देने जा रहे हैं? फिर ऐसा क्या हुआ कि 17 तारीख की डेट बढ़ा के 19 ही कर दी गई? देखिए, अंदर खाने में बहुत सी चीजें चलती हैं, लेकिन मतलब ये है कि आज एनडीए जीता है, बिहार में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बिहार बिहार है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ी जाती है उसमें मुद्दे असीम है, उसमें अलग तरीके की चीज है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि समाजवादी पार्टी, और पूरे देश को पता है कि देश की सबसे तीसरी पार्टी और मुख्य विपक्षी ठीक है आशुतोष जी, लेकिन बिहार को यूपी का सेमीफाइनल आप ही के नेता ने बनाया था, वरना मैं सवाल भी आपसे ना करती। अखिलेश यादव ही थे ना जो बिहार में एलानिया तौर पर कह रहे थे कि यूपी का सेमीफाइनल है, अवध में हराया है, मगध में हराएंगे। अब आप ही का नारा उल्टा आप पर चिपकाया जा रहा है, कहा जा रहा है मगध में हराया है, अवध में भी हराएंगे। अब देखिए, बोलने वाले कुछ भी बोले, अल्टीमेटली रिजल्ट जो है जनता के हाथ में है। और हमको पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से हम 2017 से 22 में लगभग 10% के हमने उछाल मारी थी, और 22 के बाद से 24 में हमने जो है देश की, ठीक है, चलिए प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। तो समाजवादी पार्टी को आपके कॉन्फिडेंस का पूरी तरीके से जो है वो साथ में खड़ी है समाजवादी पार्टी के नेता एलानिया तौर पर बेशक कहें कि बंगाल, असम, यूपी और स्टालिन के सिंहासन को हिलाने की बारी है, लेकिन आशुतोष जी कह रहे हैं हलवा नहीं है यूपी जीतना, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करके चुनाव परिणामों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हैं। जो लोग लोकसभा चुनावों का बारंबार हवाला देते हैं वो कृपा करके हरियाणा और महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव के परिणामों और विधानसभा चुनाव के परिणामों को देख लें। महाराष्ट्र में मई 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और उसमें जो है इंडिया अलायंस को बड़ी बढ़त मिली थी। तब लोगों को बड़ा विश्वास हो गया था कि इंडिया अलायंस तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाएगी। लेकिन 4 महीने बाद नवंबर महीने में चुनाव हुआ और नवंबर महीने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने पूरी तरह से इंडिया अलायंस धराशायी हो गई। वहाँ 3/4 बहुमत, 2 तिहाई नहीं, 3/4 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। इसी तरह हरियाणा के रिजल्ट भी आप देख लीजिए, और यही उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगी। उत्तर प्रदेश में तो वहाँ तो 4 महीने के भीतर में ये हो गया परिणाम। यहाँ तो मई 2024 और फरवरी मार्च 2027 में लगभग जो है 3.25 वर्षों का अंतर है, 3 वर्षों का लगभग अंतर है। तो निश्चित तौर पर जो है उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 2 तिहाई बहुमत वाली सरकार का आना निश्चित है। डबल इंजन की सरकार आएगी, हमें पूरा विश्वास है। और इसी तरह से हम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में और असम में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अब विपक्ष तो ये पूछेगा ना आपसे कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिस्टम आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, और इसीलिए आप चुनाव दर चुनाव आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आपके विधायक बढ़ते जा रहे हैं, राज्यों में आपकी सरकारें बनती जा रही हैं। जनता के दिल का जो सिस्टम है उस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राज करते हैं। जनता जनार्दन का जो प्रचंड आशीर्वाद है वह सारे सिस्टम पर भारी पड़ता है। इसलिए जो है लगातार 2014 से विविध विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्रचंड आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा।
उत्पल वल्लभ जी, ये तो जनता के दिल को हैक कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, एनडीए वाले। यहाँ तो अपने परिवार के बीच में रार है, इंडिया गठबंधन के बीच में रार है। एक तरफ मजबूत गठबंधन नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कितने धरे हैं लड़ाई के, कितनी धुरी है लड़ाई की, यही समझ नहीं आ रहा है इंडिया ब्लॉक में। देखिए प्राची जी, चुनाव जरूर जीती है एनडीए गठबंधन, और ये पहली बार ये चुनाव नहीं जीते हैं। इससे बम्पर जनादेश इनको 2019 में लोकसभा चुनाव में भी मिला है, परिणाम सामने है। लेकिन क्या बिहार के तस्वीर बदला, देश का तस्वीर बदला? जो ये बोले वो उस पर ये कितना खरा उतरे, सवाल यहाँ है। हम लोग इन्हीं सब मुद्दा को लेकर के जनता के बीच गए थे। वो और बात है कि जनता का आशीर्वाद की बात करते हैं तो बिहार की जनता का आशीर्वाद कोई कम राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिला है। इंडिविजुअल अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मिला है। लेकिन बिहार और बिहारियों, अच्छा इंडिविजुअली बात करूं, इंडिया ब्लॉक की बात ना करूं, सिर्फ आरजेडी की बात करूं आपसे, यहाँ सबसे ज्यादा मिला है। तो इंडिया ब्लॉक में सिर्फ आरजेडी की बात होनी चाहिए, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे। ज्यादा कम में आंक रहे हैं ना आप, तो भाई कम आपके साथ ही कांग्रेस वाले हैं। अखिलेश यादव जी ने भी वहां खूब प्रचार किया है, आप तो सबकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं उत्पल जी। आप सुन लीजिए ना, आपका काम है कि विपक्षियों के बीच आप सफल भी हुई कुछ हद तक लड़ाने का, झगड़ा फसाद कराने का, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे कंप्लीट कर लेने दीजिए आप। फिर मैं बताऊंगी सर मेरा काम क्या है, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी मेरा असल में काम क्या है। अभी आप कंप्लीट करिए। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं कि उस मामले में राष्ट्रीय जनता दल को भी जनता ने अपार सहयोग और समर्थन दिया, ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन आंकड़ा ये भी बताता है कि 2019 में इससे भी बम्पर जनादेश मिला बिहार से। आप देखेंगे कि 40 में से 39 सीट बिहार को मिला, लेकिन इसके बदले में बिहार को क्या मिला, ये सवाल आज भी धरातल पर वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। इन्हीं सवाल को लेकर हम जनता के बीच गए थे। क्या पलायन मुद्दा नहीं था बिहार में? नौकरी मुद्दा नहीं था? शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा नहीं था? और लॉ एंड ऑर्डर जो खराब पड़ा हुआ था? इन सारे मुद्दा के साथ में हम बिहार में गए थे, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में ये सरकार उन सब जो मुद्दे हैं इस पर निराकरण की तरफ चलेगी। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है, दिखता नहीं। ये हमेशा चुनाव जीतने के अहंकार और दम भरते हैं, लेकिन बिहार को क्या देंगे, बिहार में क्या करेंगे, बिहार के लिए इनका क्या रोड मैप होगा, इस पर कभी चुनाव के दौरान भी इन्होंने नहीं बात किया। प्रधानमंत्री जी आए, कट्टे की बात की है। उत्पल जी, चुनाव के दौरान क्या हुआ, चुनाव के दौरान इन्होंने क्या कहा, वो तो हम सबने देखा। जनता जनार्दन है, इनकी इन्हीं बातों में जनता जनार्दन ने विश्वास जताया है। और रही बात कि आपका ग्राफ क्या रहा, इंडिया अलायंस के बाकी लोगों का ग्राफ क्या रहा, तो ये होता है झगड़ा। उत्पल जी खामखा आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। ना तो मैंने इमरान मसूद साहब से कहा कि आप बयान दीजिए, ना मैंने रविदास मेहरोत्रा साहब से कहा कि आप बयान दीजिए, ना मैंने अबू आजमी से कहा कि आप बयान दीजिए, ना मैंने रोहिणी आचार्य जी से कहा कि आप आइए और बयान दीजिए, अपने घर के झगड़े को पब्लिक करिए। तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है उत्पल जी, ये आप लोगों की लगाई हुई आग है। प्राची जी, ये जो आप कह रही हैं, ये पार्टियों के बीच क्या है ये दिखाइए, सही है जो दिखा रही है, लेकिन बिहार को क्या मिला ये सवाल तो है ना। अरे आप काहे बच रहे हैं इंडिया ब्लॉक की एकता पर बात करने से उत्पल जी। अभी देखिए एनडीए के जितने सहयोगी यहाँ पर बैठे हैं वो अपनी चट्टानी एकता की बात करेंगे, तो कुछ तो लाज रख लीजिए, कुछ तो बोलिए ना, एकता के बारे में कुछ तो बोलिए ना। आपने तो खुद ही आरजेडी को अलग कर लिया। खैर आप तो परिवार पर ही बोल दीजिए। चलिए, वोट इनके जीत के कारण है, मैं स्वीकारता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, मैं स्वीकार रहा हूँ। लेकिन बिहार का जो मूल मुद्दा है, सवाल है, इस पर बात नहीं किया जाए। चलिए ठीक है उत्पल जी, बिहार में मुद्दा तो ये भी है कि घर की बेटी के साथ क्या हुआ, मैं तो उस पर भी बात करना चाह रही हूँ, लेकिन आप बात नहीं करना चाह रहे, आप तो उल्टा मुझ पर ब्लेम लगा रहे हैं। अब मैं इतनी मजबूत हूं कि लालू परिवार में झगड़ा लगवा दूंगी, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य में मैं झगड़ा लगवा दूंगी, तो फिर आंकिए सर अपने आप को, आंकिए अपने आप को कि जनता ने फिर आपको क्यों नहीं चुना। आपके परिवार में अगर कोई झगड़ा लगवा सकता है, हालांकि पुतले किसी और के फूके जा रहे हैं उत्पल जी, और नाम किसी और का लिया जा रहा है, आप बेवजह आकर मुझसे उलझ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप देखिएगा, आप देखिए, अब यही
बात है कि मूल सवाल जो बिहार और बिहार से संबंधित है, 14 करोड़ लोग बिहारी और 144 करोड़ लोग जो देश के हैं, उनकी समस्या पे आप बात नहीं करना चाहती अरे है। मैं तो करना चाह रही हूँ, मैंने पूरे चुनाव में उत्पल जी बिहार की समस्याओं पर ही बात की है। मैंने तो पूरे चुनाव में बिहार की समस्या की बात की है, लेकिन शायद आप अलग कर रहे हैं रोहिणी आचार्य जी को बिहार से, आप अलग कर रहे हैं उनको बिहार की बेटी होने से। रोहिणी जी को कोई अलग नहीं कर सकता नहीं तो है। मैं तो आप उसी भी की नहीं कर बात कर सकती। रही हूँ ना, और आप यहाँ आग बबूला हो रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि रोहिणी आचार्य जी के साथ जो हुआ, और वो जो कह रही हैं बार बार, उस पर बात कर लेने से अगर उत्पल जी को मिर्ची लगती है तो सर कुछ नहीं हो सकता फिर। अरविंद वाजपेयी जी, आप विफल हो जाइएगा इस मामले में। अरविंद वाजपेयी जी, सर ना तो मैं सफल होने बैठी हूँ ना विफल होने बैठी हूँ। आप अपना आंकलन कीजिए, आपके परिवार में क्या हो रहा है और आपके इंडिया ब्लॉक में क्या हो रहा है। ऐसे ही दूसरों पर टीका फोड़ते रहिएगा तो घर भी टूटेगा और आपका अलायंस भी टूटेगा। खैर अरविंद वाजपेयी जी, अभी भी कोई कसक लगती है आपके विपक्षियों को? रुक जाए प्लीज उत्पल जी रुक जाइए अब थोड़ा, बाकी मेहमान भी उनके पास चले जाऊं। अरविंद वाजपेयी जी, अभी भी कोई कसक लग रही है? बेशक आपके नेता कितने बयान दे लें, चिराग पासवान साहब चाहे बेशक कितना भी नीतीश कुमार जी की तारीफ कर लें, आशुतोष जी को अभी भी कुछ खटक रहा है। ये सब ठीक नहीं है भाई, ये झूठी तस्वीरें हैं जो आ रही हैं। इनको समझाने, प्राची जी, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इनको ये नहीं पता चला कि चुनाव क्यों हार रहे हैं। चुनाव जनता हराती है, जिताती है, जनता का दिल जीतना होता है। एक सेकेंड, बोलिए। अरे एक सेकेंड बोलिए अरविंद जी, चाहिए ना, अपनी बारी में बोलिए। जनता को नब्ज को पकड़ना होता है, जनता की सेवा भावना दिल में रखनी होती है। जो नींव डालोगे उसका उद्घाटन समय पे करना होता है। जनता के जो फेवर में होती हैं उनकी पॉलिसियां बनानी होती हैं, रिजर्वेशन देना होता है, रोजगार देना होता है, योजनाएं बनानी होती हैं, योजनाओं को लागू करना होता है। अब हम क्यों सिखाएंगे इनको? हमें तो बड़ा अच्छा है, ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही अपनी यूनिटी का डंका बजाते रहे, ऐसे ही मीडिया को कोसते रहे और हम चुनाव दर पर दर जीतते जाएंगे। देखिए, विकास हो रहा है, हर सेक्टर में विकास हो रहा है, तभी जनता बातों को यकीन करती है। बिहार के लिए नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया। आज से 15 साल पहले जिन लड़कियों को, बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल दी थी, वो आज माँ बहन बन चुकी हैं और उनको अब रोजगार के लिए पैसे दिए गए हैं, उनको एक सहायता दी गई है, वित्तीय सहायता। तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसका परिणाम नहीं आएगा। और ये जब राज्य में थे तो जंगल राज का तगमा ऐसे ही नहीं लग जाता है, हाईकोर्ट ऐसे ही कोई फाइंडिंग नहीं दे देता है। वो जंगल राज का डर आज भी बिहार की जनता में था। और महिलाओं के सम्मान की यह बात क्या करेंगे, चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे ये रोहिणी आचार्य हो, ये तो इनका देखा हुआ भाला हुआ है। बिहार की जनता को सबने देखा हुआ है, सजा याफ्ता है लालू यादव, पूरा परिवार जो है वो बेल पर है। ये जनता भूल नहीं जा रही है चीजों को। क्या हो गया इनको? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहले बात सुनो, फिर बोलो। उत्पल वल्लभ जी, बिगड़ सुने बोलोगे जाओगे क्या? उत्पल वल्लभ जी, जनता इसीलिए लाइक नहीं करती। वल्लभ जी, इन्होंने बिहार में, मुझे यकीन है कि आप पहली बार डिबेट में नहीं आए हैं। आपके बाकी साथी भी बड़े प्यार से, बड़े आराम से सुन रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस नियम को फॉलो करेंगे, वरना आपकी आवाज डाउन रहेगी। उत्पल जी, डिस्टर्ब ना करें। जब जनता को बताना था तब बता नहीं पाए। अभी यहाँ चिल्लाकर कुछ हासिल नहीं होगा, परिणाम नहीं बदलेंगे। कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आवाज थोड़ी कम रखें। बोले अरविंद जी, कंप्लीट करें। देखिए, ये हाइड्रोजन बम फाड़ते हैं, अर्थक्वेक लाते हैं पार्लियामेंट में, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। ये जनता नहीं चाहती है, जनता बिल्कुल इसको लाइक नहीं करती है। इनको इतनी बात नहीं समझ के आ रही है। और जहाँ तक गठबंधन का सवाल है ना जी, इनके गठबंधन का, उसमें मेन जो जड़ है वो इनको मालूम पड़ी है और उसी की वजह से आपस में मतभेद और बढ़ गए। कांग्रेस का खोया हुआ वोट जो है वो रीजनल पार्टियों के छत्रपों के पास है। कांग्रेस उसको वापस लाना चाहती है, उसमें कामयाब नहीं हो रही है और ये बात रीजनल पार्टीज को समझ आ गई है। इसीलिए अखिलेश बाबू ने क्या कहा है, या उनके पार्टी के लीडर्स ने क्या कहा है कि हमारे को इसका गठबंधन का नेता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कितना कैसे जलील किया था इनको, रात भर बिठाया और टिकट नहीं दी थी। अभी बिहार में भी सपा को कोई टिकट नहीं दी है।
बिहार में भी ये रिश्तेदारी निभा रहे थे, तो हम इन चक्करों में क्यों पड़ेंगे? हम इनको क्यों बताएंगे क्या हार के कारण है? ये अपने आप तलाशे। लेकिन ये 1 साल बाद आएंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर कहेंगे ये 22 फोटो लगा दिए हैं या ये कर दिया है। उन आरोपों में कोई सत्यता नहीं होती। अगर सत्यता होती तो सुप्रीम कोर्ट SIR की इजाजत नहीं देता। एक खाली नैरेटिव बनाने से नहीं होता, उसके पीछे जस्टिफिकेशन चाहिए, उसके पीछे लॉजिक चाहिए, उसके पीछे जनता को बातें समझानी चाहिए। ये सब मिसिंग है। ये जाने, इनका काम जाने। हम लोग तो गदगद हैं और देश का और राज्य का विकास करने में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं और आगे और मुस्तैदी से। भाई जब आप कहते हैं हम तो एकजुट हैं, हम तो एक साथ हैं, हम तो गदगद हैं, अरविंद वाजपेयी जी, तो आशुतोष जी मुस्कुराते हैं। अब इस मुस्कुराहट के पीछे कोई गम है या कोई कटाक्ष है, ये तो आशुतोष जी बताएंगे। बताइए आशुतोष जी, सही तो कह रहे हैं ना अरविंद वाजपेयी जी कि हम थोड़ी ना सिखाएंगे भाई, हम अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये हम देख ही सकते हैं या चुटकी ले सकते हैं। देखिए प्राची जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि चुनाव का जो अर्थमेटिक है, जो अंगणित है, वो इस समय NDA गठबंधन के साथ में है, तो ये जो बोले वो सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी इस चुनाव में कि किसी प्रकार से हम सीटों का ऐसा बंटवारा करें कि JDU की हमको जरूरत ही ना पड़े। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद 101 सीट पर लड़ी। रामविलास पासवान जी की पार्टी LJP जो पिछली बार 1 सीट पर लड़ी थी, उसको इन्होंने 28 सीटों पर लड़वाया। ये पूरा प्लान था। पिछली बार NDA के घटक भी नहीं थे, 28 सीटों पर लड़ाया। फिर हमको इन्होंने जो है वो 6 सीटों पर लड़ाया, RLB को 6, ये मिला के 141 सीटों का इन्होंने एक कारवा बनाया था जिसमें JDU की जरूरत ही ना पड़े, हम 120 क्रॉस कर लें। लेकिन यहां उल्टा पड़ गया दांव। चाचा नीतीश ने जो है दांव खेल दिया, सबको यह एहसास दिलाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा आखिरी चुनाव है। उल्टा हो गया, 42 से वो पहुंच गए 84। अब मजबूरी पड़ गई भारतीय जनता पार्टी की, वो जाए तो जाएगा। ठीक। तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस बात पे जरूर खुश हो सकती है कि हम वापस उसी स्थिति पे हैं जहां 2020 में। लग रहा है आशुतोष जी आप इनके घर के झगड़े को देखते रह गए और यहाँ पूरा का पूरा चुनाव आप लोगों के हाथ से खिसक गया। जो झगड़े देखिए, हम किसी के झगड़े पे ना खुश होते हैं ना हमें किसी का गम होता है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि चुनावी गणित इनके साथ में जरूर है। लेकिन 2020 से 2025 में क्या बदलाव? वही CM। आप ही तो घूम घूम के आशुतोष जी पूछा करते थे कि JDU की तरफ से नीतीश कुमार को क्यों नहीं मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करते हैं। आज वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो इस पर भी सवाल करेंगे आप आशुतोष वर्मा जी। यहाँ तो देखिए कि अपने घर में जितने परिवार के सदस्य हैं वो कहाँ जा रहे हैं। अब आप मुझे मत ब्लेम करिएगा क्योंकि मैं तो इमरान मसूद साहब के हवाले से बात कर रही हूँ, मैं तो रविदास मेहरोत्रा साहब के हवाले से बात कर रही हूँ और जो अखिलेश यादव ने कहा सर, मैं तो उसी के हवाले से बात कर रही हूँ। जो बात प्राची जी मैंने कहा है, अगर उसमें कहीं गड़बड़ी हो तो बताइए। 2020 में जो स्थिति थी 2025 में वही स्थिति है, कहीं कोई बदलाव? असल में भारतीय जनता पार्टी का दांव पड़ गया है उल्टा। चलिए ठीक है सर, आप भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही आंकते रहिए और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आपको दिख रहा है, उनके नेता और भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। असीम वकार साहब ये कहते हैं, ये मानते हैं कि असली गेम तो आप लोगों ने बिगाड़ दिया। बिहार में तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, अब यूपी में भी तैयारी कर रहे हैं। कैसे गेम बिगाड़ा जाए, इंडिया ब्लॉक और अपनी सीटें बढ़ाई जाए? मैडम अब मसला ये है कि देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो गलतियों से, अपनी गलतियों से सीखते हैं और सुधार करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी गलती को न देख पाते हैं न समझ पाते हैं और अपनी सब गलतियां दूसरों पर कंधों पे डाल देते हैं कि साहब इनकी वजह से ये हो गया। राजनीति करना खुद नहीं आती है, खेल हमने बिगाड़ दिया। सलाहकार आप खराब रखिए, खेल हमने बिगाड़ दिया। मशवराकार आपके खराब हैं, खेल हमने बिगाड़ दिया। वो JNU के छात्र नेताओं को चुनाव लेकर लड़ रहे थे और तेजस्वी जी एक ऐसे आदमी को ले आए जिसने परिवार को ही तोड़ दिया। जो मशवराकार आपके परिवार को एकजुट नहीं रख सकता है आपके पीछे, वो बिहार के वोटर्स को कैसे आपके साथ, जनता को कैसे आपके साथ खड़ा कर सकता है? फिर तेजस्वी जी ने बयान दिया कि सबको निकाल देंगे तो रखेंगे किसको? अगर 2 व्यक्तियों पर बात आ रही है और उन 2 व्यक्तियों के बारे में कहा जाए कि साहब इन 2 को निकाल देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ऐसी पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए।
कोई जरूरत नहीं ऐसी पार्टी को चलने की कि जिसमें 2 व्यक्ति को पूरी पार्टी माना जाए। कितनी बड़ी बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का, जो कहता है कि हम भविष्य के मुख्यमंत्री और भविष्य के प्रधानमंत्री की लड़ाई में है, वो कह रहा है साहब अगर इन 2 को निकाल देंगे तो पार्टी पे बचेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को पार्टी खत्म कर देना चाहिए। 2 व्यक्तियों से पार्टी नहीं चलती है सर। मजबूत इरादों से, इच्छा शक्ति से, मजबूत सोच से और अच्छी आइडियोलॉजी से पार्टी चलती है। और सच बता रहा हूं आपसे, जो व्यक्ति आपको ऐसे मशवरे दे रहा है कि आपके खून के रिश्ते आपको छोड़ दें, आपके घर में दरार पड़ जाए, ऐसे आदमी को पार्टी में 1 सेकंड भी रखने का अधिकार नहीं है। मैंने प्राची जी एक बयान जारी किया था इसी पर जी। वो आज से 6-7 महीने पहले अगर मेरी तेजस्वी जी ने बात मान ली होती तो ये स्थिति ना होती। कांग्रेस के नेताओं ने अगर मेरी बात मान ली होती तो भी ये स्थिति ना होती। कुछ बातें टीवी पर नहीं कही जाती हैं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ चुनाव मैदान में है। हमारी सारी सोच, सारी बातें, सारे बयान, सारे तर्क सब बीजेपी के विरोध में। लेकिन मसला यह है कि हम अगर बीजेपी को हराना चाह रहे हैं और आप हमें हराना चाह रहे हैं, उल्टा। भाई पूरे चुनाव में बताइए कि जब भी टीवी खोला जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी जी और कांग्रेस ओवैसी से चुनाव लड़ रही है। कहीं नहीं लग रहा था महागठबंधन बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। आपकी लड़ाई, महागठबंधन की लड़ाई एनडीए अलायंस से थी, नीतीश कुमार से और प्रधानमंत्री मोदी जी से। ठीक, आप कहीं शो ही नहीं कर पाए। आपने अपनी लड़ाई सर गलत लड़ी है, आप इस बात को मान लीजिए। दुनिया खत्म होने वाली नहीं है अभी, और ये आखिरी इलेक्शन भी नहीं है। आगे और रास्ते हैं, अभी आगे और चुनाव आएंगे। ठीक है, इस बात का जवाब मुझे उत्पल जी आपसे लेना है। नवल जी भी इंतजार कर रहे हैं, नवल जी के पास जाऊं। बहुत एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। असीम वकार साहब तो मशवरा भी दे रहे हैं और हेल्दी मशवरा दे रहे हैं। वो तो अभी भी कह रहे हैं सुधर जाओ भाई। जिन 2 लोगों की वजह से परिवार टूट रहा है, जिन 2 लोगों की वजह से पार्टी टूट रही है, अभी भी उनको गले लगाए घूम रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पार्टी का अंदरूनी मामला में जितनी जानकारी आपको है, आप उतनी ही समझ रखेंगे, उतनी ही बोलेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला क्या होगा, ये हम थोड़ा न तय करेंगे, हम अपनी पार्टी का तय करेंगे। ये मैं सलाह देना चाहता हूं जो सलाह दे रहे हैं। अब देखिए, हनुमान बन के घूम रहे थे, अब वो राम जी के हनुमान बन के घूम रहे थे, अब उनका मामला है, वो किनका हनुमान बनेंगे, क्या करेंगे, ये हम सलाह दे सकते हैं क्या? अब दलित पिछड़ा का उत्पीड़न भी भाजपा करती है, बावजूद हनुमान बन के बैठे रहते हैं। बहुत ऐसी पार्टियां हैं, तो वो उनका मामला है। सबको जनता सबक सिखाएगी। कब सिखाएगी? अभी तो चुनाव हुए हैं उत्पल जी, दोबारा चुनाव नहीं, उन्हें 5 साल बाद मौका आएगा। सबक सिखाना होता तो सबक सिखा देता। लगता है अभी आप बाहर नहीं निकले हैं चुनावी नतीजों से और चुनाव के माहौल से। उत्पल जी बाहर आइए और बाहर आकर देखिए, जैसे आप पार्टी का अंदरूनी मसला बता रहे हैं वो सड़कों पर आ चुका है, जिसे आप परिवार का अंदरूनी मसला बता रहे हैं वो सोशल मीडिया पर आ चुका है। परिवार की एक बेटी रो रो कर अपनी व्यथा बता रही है। उत्पल जी बाहर आइए थोड़ा। मुझे पता है झटका लगा है, लेकिन अब उस झटके से बाहर आइए ना थोड़ा उत्पल जी। अभी चुनाव नहीं है, 5 साल बाद अब चुनाव होंगे। नवल जी सुनिए ना, प्राची जी, मेरी पार्टी के बारे में वसीम साहब बोलेंगे, आप बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे, हमको भी मौका दीजिएगा। अरे आप तो बोल ही रहे हैं, आप तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जो बोलना है वो कहाँ बोल रहे हैं उत्पल जी? कहाँ बता रहे हैं कि परिवार में क्या हो रहा है, पार्टी में क्या हो रहा है, कहाँ बता रहे हैं उत्पल जी? आप तो वही बता रहे हैं जो चुनावों में बताया था, उसे जनता ने नकार दिया। अब नई बात करेंगे तब तो ना डिबेट आगे बढ़ेगा। अब तो जनता ने वोट कर दिया, 202 सीटों पर मैंडेट मिला है। थोड़ा बाहर आइए इससे। अब नवल शर्मा जी, फिर आऊंगी असीम वकार जी, आप काउंटर करिएगा। नवल शर्मा जी, यकीन नहीं हो रहा देखिए विपक्ष को, और वो अभी भी कह रहे हैं कौन किसका हनुमान, कितना घपला था, क्या हो रहा था सीटों के बंटवारे पर। अभी आपके घर की दरार उनको ज्यादा नजर आ रही। देखिए प्राची जी, जब सपने टूटते हैं तो मंजर कुछ ऐसा ही होता है। अभी मैं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के प्रवक्ताओं को सुना, इनके अपने घर के आंगन की आग अभी ठंडी नहीं हुई है और दूसरे के घर में धुआं खोज रहे हैं।
कि कौन हनुमान है और कौन राम है। यही इनके आत्ममंथन का तरीका है। अरे अपने तरीके में बदलाव लाइए। वाजपेयी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता की भाषा अभी भी वही अराजक और आक्रामक। पूरे चुनाव के दरमियान लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं ने अपने नेता को किस रूप में पेश किया। आप जो बोलते हैं जनता सुनती है और जनता समझती है, और आप लोग जनता को बार बार यकीन दिलाते हैं कि अगर तेजस्वी जी की वापसी हुई तो हम लोग फिर से जंगल राज को बिहार में वापस लाएंगे। तेजस्वी यादव जी के व्यक्तित्व को जिस रूप में जनता में पेश किया गया, उसने एक बारगी लोगों को याद दिला दिया कि अभी भी आप लोग सुधरे नहीं हैं। आप लोगों का चाल चरित्र, लूर लक्षण सब वही पहले ही वाला है। दूसरी बात मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, बस इनके लिए एक लाइन देखिए। अब आप सहयोगी पार्टियों के लिए वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ हैं। अच्छा खैर, तो मैं कांग्रेस के लिए बस एक लाइन बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की अब जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के लिए अब लायबिलिटी बन चुकी है। वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। कांग्रेस पार्टी जिनके साथ भी अलायंस करेगी उनका डूबना तय है। तीसरा और सबसे अहम बिंदु यह कि अपने हार के कारणों को आप अपने भीतर में खोजने का प्रयास कीजिए। नीतीश कुमार जी और पूरे एनडीए ने जिस योजनाबद्ध तरीके से, रणनीतिक तरीके से जनता से अंतःक्रिया किया, इंटरेक्शन किया, उसे सारे लोगों ने देखा। आपने भी वादे किए, हमने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वादे किए और आपने भी वादे किए। आपने यहां तक बोल दिया कि हम 30,000 रुपया देंगे। लोगों ने आप पर भरोसा नहीं किया। नीतीश कुमार जी के सशक्तिकरण की 10,000 की स्कीम को ज्यादा सराहा लोगों ने, ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि आपका इतिहास यह बताता है कि महिलाओं की इज्जत आबरू के लिए आप लोग नासूर रहे हैं। बिहार के इतिहास में सारे लोग जानते हैं। तो महिलाएं आप पर क्यों भरोसा करें? इसी तरह युवा वर्ग, आपको लगा कि नौकरी का झूठा नैरेटिव फैलाकर बिहार के युवाओं को अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। तो बिहार का युवा किसको, बस 1 मिनट समय दीजिए प्राची जी प्लीज। बिहार का युवा किसी अपना आइकन बनाएगा? उस व्यक्ति को जो 2 मुख्यमंत्री का पुत्र रहने के बावजूद खुद मैट्रिक भी पास नहीं कर सका। तो लोगों ने नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के दावे पर और उनके रिकॉर्ड पर भरोसा किया, हमारे इतिहास पर भरोसा किया कि हमने बिहार में नौकरियों की कैसी बरसात लाई है। लोगों ने भरोसा किया कि नीतीश कुमार जी अगर चीजों के केंद्र में रहेंगे तो बिहार में कानून व्यवस्था मजबूत तरीके से चलती रहेगी, भय मुक्त माहौल बिहार में बना रहेगा, सुरक्षित आवागमन लोगों का बना रहेगा। और चौथा सबसे अहम बिंदु यह कि देखिए, राजनीति परसेप्शन की चीज होती है। नीतीश कुमार जी के बारे में भारतीय राजनीति में सारे लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी सामाजिक वर्गों के लिए कुछ न कुछ विकास जरूर किया है। बिहार के आर्थिक विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने जी जान लगा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। सारे लोगों ने देखा। और आपने क्या किया? आपने बिहार के लिए कुछ नहीं ठीक किया। है नवल जी, अब तो आप सत्ता में एक बार फिर से काबिज हो रहे हैं, अपनी योजनाओं की बात भी आप करेंगे और बड़े कॉन्फिडेंटली करेंगे। आप बताएंगे कि जनता ने आपको क्यों चुना है। लेकिन एक सलाह आसिम वकार साहब आपने यहाँ पर दी थी और आपकी उस सलाह का असर ये हुआ कि आरजेडी के जो प्रवक्ता है हमारे साथ नहीं है। अब आपकी सलाह सुनने के लिए वो रुके ही नहीं सर, आपकी सलाह सुनते ही उनको ही डिबेट छोड़ना पड़ गया। अब एक सलाह और दे दीजिए, बता दीजिए कि विजय रथ जो बीजेपी का शुरू हुआ है, जो बड़े कॉन्फिडेंटली बीजेपी के तमाम नेता, एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि बंगाल, असम और यूपी की बारी है, इसे कैसे रोकेंगे? नहीं मैडम, देखिए मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, फोन कट गया था, बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। नीतीश कुमार जी को किसी भी कीमत पर बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं नीतीश कुमार को मोदी से ज्यादा ब्रिलियंट नेता मानता हूं। नीतीश कुमार जी का 9 बार का तजुर्बा है मुख्यमंत्री का, और उससे पहले जब वो मिनिस्टर हुआ करते थे केंद्र में, तो मोदी जी उस वक्त सियासत में भी नहीं थे। आप उनकी लड़ाई समझिए नीतीश कुमार की। उन्होंने जो आपकी टिकट बांटे थे, नीतीश कुमार की पार्टी का एक एक टिकट नीतीश कुमार का खुद का आदमी चुनाव लड़ रहा था। नीतीश कुमार किसी इन्फ्लुएंस के ऊपर टिकट नहीं दिए थे। लोग कह रहे थे लल्लन सिंह, फला सिंह, कोई सिंह नहीं, ओनली नीतीश कुमार। दूसरी बात, नीतीश कुमार को अगर ये नहीं मानेंगे मुख्यमंत्री, तो एक जितनी देर में आपको करवट बदलते हैं ना सोते में बिस्तर पे, उससे ज्यादा जल्दी नीतीश कुमार करवट बदल लेंगे सियासत में। नीतीश को राजनीति में करवट बदलने में देर नहीं लगेगी, हमें आपको बिस्तर पे करवट बदलने में देर लगती है। ठीक, वो नीतीश कुमार है।
तो इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। दूसरी बात, मेरा नेक सलाह, मेरा नेक मशवरा ये है कि इस वक्त दो विचारधाराएं दुनिया इंडिया में काम कर रही हैं। एक कट्टरपंथ की विचारधारा जो रेडिकल है और रेडिकुलाइज कर रही है देश को, या तो आपको उसके साथ खड़ा होना है, या एक सेकुलर विचारधारा जो देश के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की विचारधारा है। हम लोग दूसरी वाली विचारधारा में हैं, देश के सब लोगों को साथ लेकर चलने वालों में हैं। व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के साथ खड़े होने वाले लोग नहीं है। चलिए सर, आपको तय करना है कि आप कैसे चुनाव लड़िएगा। मुसलमानों में बन गए असदुद्दीन ओवैसी साहब, यूपी में बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये प्रश्न है। लेकिन जो बात आपने, जो सलाह दिया, जो ऑब्जर्वेशन आपने दिया प्रेम शुक्ला जी पर, उससे जवाब जरूर लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, असीम वकार साहब आज देखिए सबको सलाह भी दे रहे हैं और बड़ी बारीकी से राजनीति की परख भी कर रहे हैं, और उनकी बारीकी ये बता रही है कि नीतीश कुमार मजबूरी अभी भी है कि जितनी जल्दी करवट नहीं बदलते उतनी जल्दी वो साइड बदल लेते हैं। तो बंगाल तक तो कम से कम वो कहीं नहीं हिलने वाले हैं। इसका जवाब मुझसे लेना चाहिए था आपको। प्रेम शुक्ला जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में हमको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेचारे असदुद्दीन ओवैसी पत्र लिखते रह जाते हैं, वो कांग्रेस को जो है तेलंगाना में सपोर्ट दिए बैठे हैं, उसके बावजूद जो है इनको अपनाने के लिए, गले लगाने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। हमारे असीम वकार साहब सेकुलरिज्म की कितनी भी बैटिंग कर लें, लेकिन सेकुलरिज्म के गिरोह का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस इनको गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, इनका सदुपयोग कर लेती है। 2004 से 14 तक केंद्र की सरकार को समर्थन लिया, आंध्र प्रदेश की सरकार को में समर्थन लिया, आज भी तेलंगाना में समर्थन ले रहे हैं, लेकिन इनको भाजपा का टीम भी बता दिया करते हैं। तो ये बेचारे जो हैं अपनी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इनको साथ नहीं ले रही। राष्ट्रीय जनता दल को भी इन्होंने जो है गले लगने की कोशिश की, लेकिन इनके साथ गले नहीं लगे। हमारा तो नीतीश कुमार जी के साथ लंबा गठबंधन रहा है। एक दो बार नीतीश कुमार जी यहाँ वहाँ हुए, लेकिन लौट कर कहाँ आए? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सशक्त बनाने की भूमिका पर ही उनको जनादेश प्राप्त हुआ है। तो नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाने वाले। आप तय कर लीजिए असीम वकार जी कि आप कहाँ जाएंगे। आप कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे थे जिस दिन चुनाव परिणाम आया कि कांग्रेस ने MIM की बहुत सारी जो है वोटों को काट लिया है। कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, AIMIM ने हमारे वोट काट लिए हैं। तो कौन किसका वोट काट रहा है, कौन किसका साथ ले रहा है और कौन किसके मुखालिफ हो रहा है, ये तय कर लीजिए। हमारा और नीतीश का जो है वो संबंध दशकों पुराना है और भविष्य में भी इसी तरह से हमारी मैत्री प्रगाढ़ता पूर्वक चलेगी, बिहार का विकास करेगी। आप लोग तमाम लोग जो हैं लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन चिराग जी ने ये सिद्ध किया कि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं तो हैं, और उसका जो है लाभ भी जो है लोक जनशक्ति पार्टी समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हुआ है। तो हमारे जो हम लोग तो पांडवों की तरह काम कर रहे हैं। ठीक। अब पांडवों में जो है धर्मराज की भूमिका महत्वपूर्ण है कि अर्जुन की भूमिका महत्वपूर्ण है कि भूमि की नकुल की सहदेव की, पांचों पांडव एक होकर चुनाव लड़े और एक होकर जनादेश प्राप्त किया, एक होकर बिहार का विकास करेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ तो अपनी दोस्ती की कस्में प्रेम शुक्ला जी ने खा ली, आशुतोष वर्मा जी, लेकिन एक दोस्ती का हाथ बढ़ रहा था आप लोगों की तरफ। वो दोस्ती का हाथ आपने रिजेक्ट किया, और ऐसा रिजेक्ट किया कि बिहार में मुसलमानों का साथ मिला असदुद्दीन ओवैसी साहब को। 5 सीटों पर, एक कम है सिर्फ कांग्रेस से, 5 सीटों पर असद साहब के कैंडिडेट जीते हैं। यूपी में ये वाली पिक्चर ना दोहराई जाए, इसके लिए क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे या फिर से इन पर A टीम B टीम होने का आरोप लगाएंगे? देखिए प्राची जी, जो अपने आप को पांडव की बातें बता रहे हैं, वो आज क्योंकि वो जीत गए हैं, आज उनको ये भी नहीं पता है कि वहाँ स्पीकर कौन बन रहा है। अभी सुनने में आया है कि स्पीकर को लेके भी लड़ाई हो रही है। खैर, मैं फिर बोलता हूँ कि जनादेश इनके नाम पे है, तो वो जो बोलेंगे वो ठीक है। जहां तक AIM की बात है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक धर्म की पार्टी और एक हिंदुओं की खाली बात करती है इस देश में, तो AIM भी उसी तरीके से सिर्फ एक वर्ग और एक धर्म की बात करती है। तो हम इनको बहुत अलग नहीं मानते हैं।
और बड़ी अजीब सी बात है, हम ये मानते हैं कि इन्होंने जो भी अपना प्रोग्राम किया 5 सीटें जीती, लेकिन तेलंगाना के आसपास 6 राज्य हैं। कर्नाटक एआईएम की 0 सीटें, तमिलनाडु एआईएम की 0 सीटें, आंध्र प्रदेश एआईएम की 0 सीटें, छत्तीसगढ़ एआईएम की 0 सीटें, उड़ीसा एआईएम की 0 सीटें, लेकिन इनको लड़ना है यूपी और बिहार में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के लिए लड़ रहे हैं कि सेकुलर पार्टीज के साथ में लड़ रहे हैं, कि क्या सोच के लड़ रहे हैं, वो जनता जानती है। मुझे लगता है कि जहां पे इनके अपने लोग हैं, पहले वहां पे चुनाव लड़ लेते, शायद वहां पे किसी से जगह सरकार बनाते और तब हमको बताते हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं, तो बात करते। लेकिन आशुतोष जी देखिए ना, दूसरी जगह अगर आप ही की बातों को रिपीट करूं तो दूसरी जगह पर जाकर या गैरों के बीच में जाकर अगर 5 सीटें जीत रहे हैं तो ये हाल यूपी में ना हो, इसके लिए कुछ तो तैयारी करेंगे ना आप? नहीं, यूपी में 2022 के इलेक्शन में एआईएम कितनी सीटें जीत के आई और यूपी के 2024 में कितनी सीटें जीत के आई? ये कोई अहंकार नहीं है, लेकिन यूपी के लोग भी समझदार हैं, वो भी समझते हैं। मुझे लगता है कि ये बात कौन साथ में रहेगा नहीं सहेगा, ये इंडिया गठबंधन बिहार के लोग थोड़ी ना कम समझदार हैं। 5 सीटें जिताई तो कुछ समझदारी से ही जिताई होंगी। असीम वकार जी छोटा सा जवाब दे दीजिए इस पर। मैं जवाब देना चाह रहा था आशुतोष जी को। बोले अगर आप कहिएगा तो जवाब दे। बोले असीम वकार जी, आप ही को जवाब देना है। कह रहे हैं भाई अपने गढ़ में जीत नहीं पाते, बिहार और यूपी में आके जमीन तलाशते हैं आप। स्टेट गिना दी। अरे मैडम सुनिए, तो इतनी स्टेट गिना दी आशुतोष जी ने, मुझे तो इनके तजुर्बे पे हंसी आ रही है भाई। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इन्हीं ने कहा कि हमारी सब 0। अब मैं गिना रहा हूं, छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी की 20 सीटें, बिहार में 30 सीटें, बंगाल में समाजवादी की 40 सीटें, दिल्ली में 10 सीटें, हरियाणा में 20 सीटें, गुजरात में 25 सीटें, महाराष्ट्र में 40 सीटें, हरियाणा में, हिमाचल में 30 सीटें, पंजाब में 60 सीटें। आपकी तो बहुत सीटें हैं सर, हमारी तो 0 हैं। कितनी स्टेट में हैं आप? और उसके बाद भी आप जाके मध्य प्रदेश में जाके वहां दहलीज पर बैठ गए। क्यों चुनाव लड़ना था आपको? हरियाणा में आप सीट मांग रहे थे, गुजरात में जाके कैंडिडेट खड़े कर दिए। आपने कर्नाटका में चुनाव लड़ा, कितनी सीटें थी आपकी? इससे पहले कभी आई थी? सर पॉलिटिकल आदमी बनिए, पॉलिटिकल बात कीजिए, ऐसी बात कीजिए कि मेरा वोट सिल जाए, मैं जवाब न दे पाऊं आपको। भाई देखा जाए, एक स्टेट में आप हैं, 3 स्टेट में हम हैं, तो आपकी तो पार्टी एक ही स्टेट की है। हमारे पास 3 स्टेट में सीटें भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, हमारे आपसे ज्यादा स्टेट में हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष हैं, दो विधायक, एक हमारे उससे है, सपोर्ट से। आपके महाराष्ट्र में कितने विधायक हैं? पढ़ लिया कीजिए, जानकारी कर लीजिए। लड़ाई वो नहीं हो रही है, फिर भी हम आपसे हमारे 3 स्टेट में, आपके 2 स्टेट में। महाराष्ट्र में कितने विधायक हैं? हमारे 3 स्टेट में विधायक हैं, आपके 2 स्टेट में है सर। हम बिहार में लड़ने नहीं गए तो ये कहना बेकार है। हम बिहार में नहीं लड़ने गए थे। नहीं लड़िए, आप भी चुनाव लड़िए, आइए उत्तर प्रदेश में आइए। अगर आप इस तरह की बात कीजिएगा तो जवाब करारा दिया जाएगा। आशुतोष जी, नुकसान आपका कुछ नहीं होना है डॉक्टर साहब। आप तो 2014 के बाद पार्टी में आए, आप यही देखते रह जाएंगे कि आप चिराग लोगों की बातों से नुकसान होता है अखिलेश जी का। जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? मैंने कहा ना, आपका नुकसान ही नहीं होना है। आपका खेलना बिगाड़ दे यूपी, आपका नुकसान नहीं होना है। आप तो 2014 के बाद आए हैं, नुकसान होगा अखिलेश जी का। अरे रुक जाइए, नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का, नुकसान होगा उस पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स का। आप ओवैसी जी का नुकसान सोचिए, ठीक है? अखिलेश जी के लिए हम लोग हैं, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। देखिए प्रॉब्लम है इनके और समाजवादी, इनके और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। आप ही तो हैं उनके लिए, मुझे पता है। वो हिंदू चिल्लाते रहते हैं, ये मुसलमान चिल्लाते हैं। जो भारत की मूल भावना है, जो सेकुलरिज्म है, इनको इनका पाठ पढ़ाना पड़ेगा भाई। ये कौन सी बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। जिस पार्टी का पूरा नाम है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम, वो अपने आप को सेकुलर बात करते हैं। अरे क्यों नहीं आप पूरे सर्वज्ञ भारत की बात करते हैं? क्यों नहीं सर्वसंभाव की बात करते हैं? लेकिन आप समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की बात करती है, अब आप ही कहेंगे कट्टर हमको। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के, कि जो आदमी मुसलमानों के नाम से नफरत कर रहा है,
जो मुस्लिमीन के नाम से नफरत कर रहा है उसको पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया और उनके पीछे खड़े हैं सर मुस्लिमीन का मतलब कट्टरपंथी नहीं है। इसमें समझ चुके हैं। चलिए ठीक है आशुतोष जी, मतलब है कि आज तक 4 बार मंत्री मुस्लिम ने बनाया। आपको समझना है, लेकिन आपने कंपैरिजन कर दिया एआईएमआईएम का भारतीय जनता पार्टी से, तो प्रेम शुक्ला जी का जवाब आना यहाँ पर जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी, 2 एक्सट्रीमिस्ट बता दिए इन्होंने, एक बीजेपी और एक एआईएमआईएम, और दोनों से बचने की सलाह दे रहे हैं आशुतोष जी। देखो, आप कृपा करके बताइए एक्सट्रीमिस्ट कौन है? याकूब मेमन के शव यात्रा में नाचने वाले समाजवादी पार्टी वाले एक्सट्रीमिस्ट हैं कि नहीं है? कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों की पैरवी करने वाले अबू आसिम आजमी कट्टर हैं कि नहीं है? कृपा करके मुझे बताइए। दाऊद इब्राहिम से चंदा लेने वाले, ये कांग्रेस के सरकार के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, कांग्रेस की सरकार के दौरान ये कांग्रेस के नेताओं के बयान है। वो 2004 से 2009 के बीच में कांग्रेस के नेताओं के बाकायदा बयान है कि दाऊद इब्राहिम गिरोह से चंदा लेते थे। असलम पटनी जो है दाऊद इब्राहिम गिरोह का व्यक्ति था और वो जो है इनका कोषाध्यक्ष था। तो ये कट्टर हैं कि भारतीय जनता पार्टी कट्टर है? कृपा करके बताइए, टाडा हटाने के लिए जो है चंदा लेने वाले कट्टर हैं कि भारतीय जनता पार्टी कट्टर है? तो कट्टरता की जो है बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती, जो श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वालों का मजहब पूछकर उनके ऊपर से बमकांड के मामले वापस ले लेता है और बाद में हाई कोर्ट फटकारता है। ठीक, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट फटकारता है मुजफ्फरनगर के दंगों में सिर्फ मुसलमानों को जो है राहत राशि दी जाती है। शुक्ला जी, अब आपका विजय रथ कहाँ कौन कैसे रोकता है, ये कितना आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प है। मेरे पास समय इतना था आशुतोष जी, नहीं आ पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।